सदियों तक भौतिकी के अग्रदूतों ने एक सुकून देने वाले अनकहे विश्वास के साथ काम किया कि प्रकृति अपने सबसे मौलिक स्तर पर पूरी तरह से सम्मित है। अगर आप किसी उप परमाणविक अभिक्रिया को लेकर उसे एक दर्पण में देखें तो ब्रह्मांड के नियम वैसे ही लागू होने चाहिए जैसे पहले थे। इस अवधारणा को पैरिटी सिमेट्री या पी सिमेट्री कहा जाता है। लेकिन 1956 में दो सैद्धांतिक भौतिकविदों त्सुंगडाओ ली और चेन-निंग यांग ने एक बड़ी चूक को महसूस किया। जहां पैरिटी सिमेट्री को विद्युत चुंबकत्व और प्रबल नाभिकीय बल में पूरी तरह से सत्यापित किया गया था, वहीं किसी ने भी इसे दुर्बल नाभिकीय बल, जो रेडियोधर्मिक क्षय के पीछे की शक्ति है, में वास्तव में परखा नहीं था। उन्होंने प्रयोगों की एक श्रृंखला का प्रस्ताव रखा जिन्हें प्रयोगवादी चियन शियोंग वू ने सुपरकूल्ड कोबाल्ट 60 परमाणुओं का उपयोग करके शानदार ढंग से अंजाम दिया। परिणामों ने वैज्ञानिक जगत को चौंका दिया। जब कोबाल्ट 60 नाभिक क्षयित हुए तो उन्होंने अपने उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को अपनी स्पिन के सापेक्ष एक विशेष दिशा में प्राथमिकता से छोड़ा। पता चला कि प्रकृति अपनी दुर्बल अभिक्रियाओं में मूल रूप से बाएं हाथ की है। अगर आप इस दुर्बल क्षय को दर्पण में देखें तो भौतिकी विफल हो जाती है। हमारे ब्रह्मांड का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा व्यवहार दिखाता है जो हमारी वास्तविकता में मौजूद ही नहीं है। इस खोज ने एक गहरी सौंदर्यात्मक और दार्शनिक संकट को जन्म दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि ब्रह्मांड टूटा हुआ, असम्मित और अजीब तरह से पक्षपाती है। भौतिक विज्ञानी एक ऐसे ब्रह्मांड को सहन नहीं कर सकते थे जो स्वाभाविक रूप से एक तरफा हो। ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने के लिए सिद्धांतकारों ने क्रांतिकारी सुरुचिपूर्ण गणितीय समाधान प्रस्तावित किया। मिरर मैटर की अवधारणा, जिसे कभी कभी एलिस मैटर भी कहा जाता है, लुइस कैरल की थ्रू द लुकिंग ग्लास यात्रा की ओर संकेत करती है। इस सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग ने केवल वे कण नहीं बनाए जिन्हें हम आज देखते हैं, बल्कि एक छिपा हुआ क्षेत्रीय दर्पण प्रतिबिंब भी बनाया। प्रकृति के कुल नियमों में पूर्ण समता, पैरिटी सिमेट्री बहाल करने के लिए कणों का एक बिल्कुल समान डुप्लीकेट स्टैंडर्ड मॉडल मौजूद होना चाहिए। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां हमारे कण बाएं हाथ की कमजोर बलों के माध्यम से आपस में क्रिया करते हैं, वहीं मिरर कण केवल दाएं हाथ की कमजोर बलों के माध्यम से ही क्रिया करते हैं। ये कोई अलग आयाम नहीं है, ये एक छाया पारिस्थितिकी तंत्र है जो हमारे बिल्कुल समान स्पेस टाइम निर्देशांकों को साझा करता है। एक मिरर इलेक्ट्रॉन, एक मिरर प्रोटॉन और एक मिरर न्यूट्रॉन उसी लंबाई, चौड़ाई और गहराई में मौजूद हैं जिसमें सामान्य पदार्थ से बना आपका वर्तमान वातावरण है। अगर मिरर मैटर अस्तित्व में है तो ये केवल अलग थलग भटके हुए कणों का संग्रह मात्र नहीं है, क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड मॉडल की बिल्कुल सटीक प्रतिकृति है। ये अपनी स्वतंत्र मौलिक शक्तियों का अनुभव करता है। मिरर क्वार्क्स मिरर स्ट्रॉन्ग फोर्स द्वारा मजबूती से बंधे होते हैं। मिरर इलेक्ट्रॉन मिरर नाभिक के चारों ओर मिरर विद्युत चुंबकत्व के माध्यम से चक्कर लगाते हैं। नतीजतन मिरर ब्रह्मांड अपनी स्वतंत्र न्यूक्लियोसिंथेसिस से गुजरता है। ये मिरर हाइड्रोजन, मिरर हीलियम और अंततः मिरर तत्वों की आवर्त सारणी बनाता है। इसका मतलब है कि अरबों वर्षों में मिरर गैस के बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़कर मिरर तारों को प्रज्वलित करते हैं। मिरर तारों ने मिरर भारी तत्वों का निर्माण किया, जिससे मिरर ग्रह, मिरर क्षुद्र ग्रह और पूरी मिरर आकाशगंगाएं अस्तित्व में आईं। अभी हमारी रात के आकाश की प्रतीत होने वाली खाली जगहों में वहां चमकते हुए छाया तारे हो सकते हैं, और इसके विपरीत एक छाया ग्रह ठीक इसी क्षण पृथ्वी की ठोस चट्टान के आर पार गुजर सकता है। वे हमारे लिए भूतों की तरह व्यवहार करते हैं और हम उनके लिए भूतों की तरह हैं। ये समझने के लिए कि ये दोनों दुनियाएं पूरी तरह से अलग थलग क्यों हैं, हमें स्वयं प्रकाश की प्रकृति को देखना होगा। आप किसी वस्तु को केवल इसलिए देख पाते हैं क्योंकि सामान्य फोटोन सामान्य इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं, लेकिन हमारे सामान्य फोटोन मिरर इलेक्ट्रॉनों को नहीं देख सकते। उनके पास कोई युग्मन तंत्र नहीं है। वे एक दूसरे के पास से बिना किसी प्रतिक्रिया के गुजर जाते हैं, क्योंकि मिरर पदार्थ सामान्य विद्युत चुंबकत्व के प्रति पूरी तरह से प्रतिरक्षित है। ये सामान्य प्रकाश का उत्सर्जन, अवशोषण या परावर्तन नहीं कर सकता। ये हमारे सबसे गहरे टेलीस्कोपों के लिए भी, रेडियो से लेकर गामा किरणों तक, सभी तरंग दैर्घ्य में पूरी तरह अदृश्य है। हालांकि मिरर पदार्थ के पास अब भी द्रव्यमान होता है, और क्योंकि इसके पास द्रव्यमान है, इसे आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का पालन करना ही होगा। यांत्रिक समय के ताने बाने को मोड़ देता है। ये हमें आधुनिक खगोल भौतिकी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक डार्क मैटर तक ले जाता है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में लगभग 85% पदार्थ पूरी तरह अदृश्य है, जो केवल अपने गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से आकाशगंगाओं को बिखरने से रोकता है। दशकों से वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को समझाने के लिए अजीब, निराकार, कमजोर रूप से अभिक्रियाशील भारी कणों की तलाश की है।
लेकिन मिरर पदार्थ एक और भी चौंकाने वाला स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। डार्क मैटर शायद कोई निराकार उपपरमाणविक धूल का बादल नहीं है। ये एक समृद्ध, जटिल, स्वयं के साथ अभिक्रिया करने वाला छाया ब्रह्मांड हो सकता है, जो हमारे दृश्य ब्रह्मांड से 5 गुना अधिक भारी है। अगर ये छाया ब्रह्मांड पूरी तरह अदृश्य है, तो हम इसकी मौजूदगी को साबित करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर अंतरिक्ष की ज्यामिति पर छोड़े गए इसके निशानों में छुपा है। खगोलविद एक घटना की तलाश करते हैं जिसे गुरुत्वाकर्षण माइक्रोलेंसिंग कहा जाता है। जब कोई घना मिरर वस्तु किसी दूरस्थ तारे के सामने से गुजरती है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण एक ब्रह्मांडीय आवर्धक कांच की तरह काम करता है। इसके अलावा क्वांटम यांत्रिकी का सुझाव है कि यह अलगाव पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। एक सैद्धांतिक घटना जिसे काइनेटिक मिक्सिंग पैरामीटर कहा जाता है, ये बताती है कि फोटॉन कभी-कभी अपनी पहचान बदल सकते हैं। अंततः हम आकाश में गुरुत्वाकर्षण तरंगों की असामान्यताओं की तलाश करते हैं, वे तरंगें जिन्हें हमारे आधुनिक इंटरफेरोमीटर पकड़ सकते हैं, भले ही उन्हें उत्पन्न करने वाली वस्तुएं कोई प्रकाश की चमक न छोड़ें। हम एक गहरे ब्रह्मांडीय विनम्रता के दहलीज पर खड़े हैं। हम ये जान रहे हैं कि वो ब्रह्मांड जिसे हम देख सकते हैं, अपनी अरबों आकाशगंगाओं और खरबों तारों के साथ शायद केवल एक पतली चमकदार परत है, जो एक विशाल अदृश्य छाया ब्रह्मांड की सतह पर तैर रही है। एक ऐसा ब्रह्मांड जिसे हम अपनी गणित से छू सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों से कभी देख नहीं सकते।